Hello everyone, I hope I'm audible. Let me check. Is it working or not? Okay, so it's working. Yeah. So yesterday I got one message from a student कि सर आपका हम रेफरल कोड बहुत ढूंढ रहे थे मिल ही नहीं रहा था, कहीं आपका रेफरल कोड जल्दी मिलता नहीं है. सो आई थॉट कि इट्स बेटर टू मेक अ सेपरेट स्लाइड फॉर द रेफरल कोड कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े देन दे कैन यूज़. सो वो बेचारा बड़ा सब जगह ढूंढा, ये वो नहीं मिल रहा था. फिर फाइनली वो हम ही को मैसेज किया कि सर आप अपना रेफरल कोड बता दीजिए. देन आई हैड गिवन हिम रेफरल कोड. सो दिस कोड यू कैन यूज़ इन एनीथिंग टेस्ट सीरीज, कहीं भी रेफरल कोड अगर आपको डालना होगा सो यू कैन यूज़. ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है बहुत लोगों को. नाउ सो देयर आर सम अनाउंसमेंट्स. मेगा कॉम्बैट जैसे ये सब टेस्ट सीरीज में आप अपीयर होते हैं तो आपको रेफरल कोड देना होता है, तो रेफरल कोड आप डाल सकते हैं. क्लियर. सो मेगा कॉम्बैट है 11 AM 28 नवंबर. अपीयर होइए. आप लोग अपीयर नहीं होते हैं ये अच्छी बात नहीं है. अभी के डेट में ऑनलाइन में जितना रिसोर्स आप लोगों को दिया जा रहा है एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, इतना शायद ही फ्यूचर में भी अवेलेबल होगा. ठीक है, फ्यूचर में भी इससे ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा. ठीक है, तो इससे जितना एडवांटेज आप लोगों का जनरेशन उठा सकता है उठा ले. ठीक है, 2023 के लिए प्रिपरेशन हो रहा है. गेट स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर होइए, एनरोल कीजिए. दिस इज रेज अ हैंड फीचर, अच्छा फीचर है. क्लियर. आप अगर इसमें यूज करना चाहते हैं, हम हर वीक आते हैं सैटरडे को हम इसमें हर वीक आते हैं और इसमें आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं हमसे. चैट के थ्रू नहीं, डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं. चैंपियंस स्पीक इजीली अवेलेबल है. बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे जिसमें कि जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, और आप लोग उसको देखिए तो मोटिवेशन फील होता है, गाइडेंस मिलता है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. हर किसी को अपने टाइप का कोई ना कोई क्वालिफाइड लोग मिल जाता है. ठीक है, हर आदमी का टाइप अलग अलग होता है ना. कोई बहुत मेहनती होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत शार्प होता है, कोई बहुत अच्छा प्लानिंग करता है. तो सबको अपने टाइप का क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं, तो जिसका जिससे ट्यूनिंग अच्छा हो जाए उससे लर्निंग इजी हो जाता है उनके लिए. देन ये आस्क अ डाउट अनअकैडमी ऐप पे डाउट पूछ सकते हैं आप लोग. ये लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म जो कि केवल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है. ठीक है. नाउ इज इट विजिबल या ज्यादा ब्लर हो गया है? दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? हाँ, चैट में बताइए दिख रहा है या नहीं क्वेश्चन, या ज़्यादा ब्लर हो गया? क्योंकि क्रॉप करके हम फिर उसको एक्सपैंड किए थे. विजिबल है ना? चलिए ठीक. नाउ सो वन मोर थिंग, इस सीरीज में हम क्या पढ़ाएंगे वो आपको हम बता देते हैं. इस सीरीज में केवल गेट का क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सारे एग्जाम्स का जो क्वेश्चन गेट के लिए इंपॉर्टेंट है जिससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग कवर कर लेंगे. तो गेट में जितना सिलेबस है उसके लिए जितना, जहां कहीं स्टेट में भी क्वेश्चन आया, एसएससी में भी आया, लेकिन वो गेट के लिए रेलेवेंट है, तो उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे. ये तो खैर गेट का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी क्वेश्चन करेंगे, अच्छा गेट का भी करेंगे, एसएससी का भी कुछ कर लेंगे. जो भी क्वेश्चन आरसीसी को रिवाइज करने के लिए, कंप्लीट रिवाइज. तो कभी भी आपको आरसीसी रिवाइज करना है ना कि पूरा सब कुछ माइंड में है कि नहीं, ये सीरीज देख लीजिए. ये पूरा सीरीज देख लीजिएगा, सारा टाइप का क्वेश्चन अच्छा याद आ जाएगा. अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, सब कुछ माइंड में क्लैरिटी आ जाएगा. सो क्वेश्चन तो डील करेंगे ही, क्वेश्चन के आगे पीछे भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे, सो दैट कि आपको नॉलेज रिवाइज हो जाए सारा कुछ जो भी आप लोग पढ़े. ठीक है, चलिए. द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन कितना
5% टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन ही है कि वो स्ट्रेंथ जिसके नीचे 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0% हो सकता है क्या? हो सकता है। 6% हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो 6% नहीं होगा, 0% हो सकता है, 2%, नॉट मोर देन 5%। ऑलवेज रिमेंबर, गेट जो है इन सब के साथ बहुत प्ले कर रहा है आज के डेट में। ये सब जो डेटा है ना, लोग रट जाते थे, समझते नहीं थे मीनिंग। तो गेट आजकल ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना जिसमें कि जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन सब का, उन लोगों से बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन सबको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस रट लिए 5%, तो एग्जाम में 5% लिखा पड़ेगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1999 का है। क्लियर? आज के डेट में इतना सिंपल वे में नहीं देगा क्वेश्चन को। ठीक है, देन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो इसका आंसर दिस। देन कम टू दिस वन। क्वेश्चंस को हम मिक्स कर दिए हैं। ऐसा नहीं हम कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ, ऐसा हम क्वेश्चन के साथ नहीं कर रहे हैं कि एक चैप्टर का क्वेश्चन एक बार में कराएंगे। क्वेश्चन को मिक्स कर दिए सो दैट कि रिवीजन ज्यादा अच्छे से हो। अगर एकदम सीक्वेंस में क्वेश्चन देते हैं ना तो उतना मजा नहीं आता है सॉल्व करने में। इज इट क्लियर? मेरा आरसीसी का पूरा वर्कबुक अवेलेबल है, अगर आप लोगों को चाहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मांग लीजिएगा। आरसीसी का पूरा वर्कबुक है, सारा चैप्टर में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन किया हुआ है। तो और एंड में आंसर की भी दिया हुआ है, तो आराम से उस क्वेश्चंस को आराम से आप पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसीडर द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम शोन इन द फिगर बिलो। ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है एट सेक्शन XX, एट क्रॉस सेक्शन XX, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एट द लिमिट स्टेट। तो जिस समय फेल होगा उस समय XX पे दो चीज पूछ रहा है, एक स्ट्रेस का वेरिएशन पूछ रहा है और दूसरा स्ट्रेन का वेरिएशन पूछ रहा है। स्ट्रेस का वेरिएशन और स्ट्रेन का वेरिएशन। तो आप लोगों को पढ़ाया गया है ना, स्ट्रेन का वेरिएशन हमेशा हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं? लीनियर। स्ट्रेन का वेरिएशन लीनियर कंसीडर करते हैं। और स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, एट द टाइम ऑफ कोलैप्स स्टील में भी लीनियर पोर्शन के बाहर चला जाता है और कंक्रीट में तो लीनियर पोर्शन के बाहर चला ही जाता है। तो स्ट्रेस वेरिएशन क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। लेकिन स्ट्रेन वेरिएशन तब भी क्या रहेगा? लीनियर। तो हम लोग क्या करेंगे? ये बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? रुक जाइए, हम जरा ओपन कर लेते हैं, तभी आप लोगों का चैट हमको दिखेगा। यस, ठीक है, गुड गुड गुड। लोग आंसर बता रहे हैं। नाउ a stress block used in the limit state design method is obtained by testing of concrete cylinder। यही वर्ड जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट किया, यही वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट किया है क्या? इंडिया में हम लोग क्यूब का टेस्टिंग करते हैं। बेसिकली एशिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्यूब का टेस्टिंग होता है, और अमेरिका में जो है ना आपका सिलेंडर का टेस्टिंग होता है। वो लोग सिलेंडर टेस्टिंग करते हैं और हम लोग कौन सा टेस्टिंग करते हैं? क्यूब टेस्टिंग करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में कॉन्क्रीट क्यूब दे देता तो असर्शन सही हो जाता, बट कॉन्क्रीट सिलेंडर दिया है। यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का रेट यूनिफॉर्म रखते हैं। समझ में आया? मतलब अभी जितना स्ट्रेन अप्लाई किए फिर उतना ही अप्लाई करेंगे, फिर उतना ही अप्लाई करेंगे। तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेस नहीं लगाते। यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेस अलग चीज है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। आया समझ में सबको? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, सो यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेस अलग होता है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन अलग होता है। नाउ तो असर्शन आपका गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया। If a uniform rate of strain is not adopted, it is not possible to obtain the descending portion of the stress strain curve. So देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कंक्रीट का होता है वो कुछ ऐसा होता है। सो यहां से लेके यहां तक दिस इज असेंडिंग पोर्शन, और यहां से यहां तक दिस इज डिसेंडिंग पोर्शन। तो ये डिसेंडिंग पोर्शन जो मिलता है ना वो कंट्रोल्ड स्ट्रेन से मिलता है। अगर हम लोग ये नहीं फॉलो करेंगे, यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन नहीं फॉलो करेंगे, तो हम लोगों को डिसेंडिंग पोर्शन नहीं मिलेगा।
यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेस एक होता है, एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन होता है। जो लोग मेरा लेक्चर आरसीसी का अटेंड किए होंगे उनको ये चीज पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो लोग नहीं किए हैं, मेरा आरसीसी का लेक्चर अगर अटेंड कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें ये सब चीज पूरे अच्छे से बताया हुआ है कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन क्या होता है और यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। समझ में आया, ठीक है। नाउ तो रीजन, जब तक ये हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं ये डिसेंडिंग पोर्शन नहीं मिलता है। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो डी, मेरे हिसाब से डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि यार कंक्रीट सिलेंडर लिखा है, इग्नोर मार दो, कंक्रीट क्यूब लिखना चाहिए था, उसको कंक्रीट सिलेंडर लिख दिया है। तो वो लोग असर्शन को भी सही मानते हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ही, ठीक है। तो उन लोगों के हिसाब से ए हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच के बनाया था, उससे गलती से सिलेंडर लिखाया है या वो डेलिबरेटली सिलेंडर लिखा है, इस पर डिपेंड करता है। तो आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दिस विल बी ऑलवेज मैटर ऑफ डिस्कशन, क्लियर। अगर एकदम वर्ड बाय वर्ड इसको चेक कीजिएगा तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको इग्नोर कीजिएगा, सिलेंडर को क्यूब मान लीजिएगा, तब फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आया समझ में? चले आगे। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, देखिए 100 क्यूब अगर हम लोग टेस्ट करते हैं, 100 क्यूब टेस्ट करते हैं तो सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। सारे स्ट्रेंथ का एवरेज अगर निकालिएगा तो 50% क्यूब एवरेज के नीचे हो जाएगा एवरेज स्ट्रेंथ के, और 50% क्यूब एवरेज के ऊपर हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब भी टेस्टिंग कीजिएगा हमेशा ऐसा होगा, जितना भी आप टेस्टिंग कीजिएगा, जितना भी आप टेस्टिंग कीजिएगा, तो जो एवरेज स्ट्रेंथ आएगा 50% क्यूब का स्ट्रेंथ एवरेज से नीचे होता है, 50% क्यूब का स्ट्रेंथ एवरेज से ऊपर होता है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है उसके नीचे 5% होता है और एवरेज के नीचे 50%। मान लीजिए कि ये लाइन है, टोटल स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ यहां है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहां है, तो एवरेज स्ट्रेंथ कहां होगा, बीच में होगा, ठीक है। इसके नीचे 50%, इसके नीचे 50%, दिस इज एवरेज। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहां होता है, यहां पे होता है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि उसके नीचे 5% है। अब बताइए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एवरेज स्ट्रेंथ से कम है या नहीं? बहुत सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एवरेज स्ट्रेंथ से कम है। सो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ। ये सही है। आया समझ में? ठीक है, गुड। द सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज लेस देन द क्यूब स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ, बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, बहुत डिस्प्यूटेड, ठीक है। आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा आज के डेट में, बट बहुत ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। गूगल पे डाल के देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि सिलेंडर का स्ट्रेंथ क्यूब से ज्यादा क्यों होता है। 99% जगह पे इसका आंसर मिलेगा कि सिलेंडर का स्ट्रेंथ क्यूब से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि क्यूब 150/150 होता है और सिलेंडर 300/150 होता है, तो उसका सिलेंडरनेस ज्यादा है, इसलिए उसका स्ट्रेंथ कम है। दिस इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, ये कंप्लीटली रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। सही एक्सप्लेनेशन क्या है, जब हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं ना, जब हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं, इज इट क्लियर? सिलेंडर और क्यूब का हम लोग टेस्टिंग करते हैं, बता देते हैं आप लोगों को। सो सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, ऐसे हम लोग टेस्टिंग की है। सो टॉप से और बॉटम से हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। तो टॉप और बॉटम से स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जो स्टील का प्लेट होता है जिससे कि हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं, मशीन का जो स्टील का प्लेट होता है, तो स्टील का प्लेट और सिलेंडर का टॉप सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है। स्टील का प्लेट और सिलेंडर के टॉप सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से वो पार्टिकल जो है ना बाहर की तरफ नहीं भाग पाता है, लेकिन वो फ्रिक्शन का इफेक्ट इतने पोर्शन में ही होता है, इतना पोर्शन टॉप में और इतना पोर्शन बॉटम में।
जो ऊपर का फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से पार्टिकल बाहर नहीं भाग पाता है, ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो वो फटना चाहता है, लेकिन फटने के लिए वो फ्रिक्शन की वजह से ऊपर का पार्टिकल जो है वो बाहर नहीं जा पाता, नीचे का भी पार्टिकल बाहर नहीं जाता है, टॉप और बॉटम का, बीच का पार्टिकल वो बाहर जा सकता है। इतने पोर्शन में कोई फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं आता है। नाउ क्यूब का हाइट कम होता है, तो इसमें भी फ्रिक्शन के कारण पार्टिकल बाहर नहीं जा पाता है, लेकिन ये दोनों जो है ना कनेक्ट हो जाता है, ये और ये कनेक्ट हो जाता है, तो इसका पूरा हाइट फ्रिक्शन से अफेक्टेड होता है। कॉमन सेंस से सोचिए, आप किसी चीज को ऐसे प्रेस कर रहे हैं, वो फटना चाहता है, अगर आप साइड से उसको होल्ड करके रख दीजिएगा तो लोड ज्यादा लेगा या कम लेगा? ज्यादा ले लेगा। तो क्यूब में साइड से उसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन रोक रहा है, ऊपर टॉप का फ्रिक्शन और नीचे का फ्रिक्शन, तो इसको रोक रहा है, इसीलिए इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आता है और इसमें स्ट्रेंथ कम आता है, क्योंकि बीच वाले पोर्शन में कोई फ्रिक्शन इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए यही रीजन है कि गेट ने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोगों को लगता था कि स्लेंडरनेस के कारण ये होता है, लेकिन ये गलत एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए गेट ने ये क्वेश्चन पूछा। और आज के डेट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते हैं कि ये स्लेंडरनेस के कारण नहीं होता है, किसके कारण होता है? द फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्क्रीट स्पेसिमेन एंड द स्टील प्लेट ऑफ द टेस्टिंग मशीन, इसके कारण होता है। सी आया सबको समझ में? क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन इज गिवन बिलो। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया हुआ है। नाउ आपको डिसाइड करना है कि स्ट्रेस ब्लॉक का डायग्राम कैसा बनेगा। स्ट्रेस ब्लॉक का डायग्राम, ये क्वेश्चन 2008 में हम ही बनाए थे, जब हम एमटेक में पढ़ते थे ना, तो उस समय ये क्वेश्चन हम फ्रेम किए थे और इसको टेस्ट सीरीज में डलवाए थे, उस समय के टेस्ट सीरीज में 2008 में या 9 में हम फ्रेम किए थे ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर हुआ था, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन काफी पसंद आया था, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोगों से नहीं बनता है। सो स्ट्रेन वेरिएशन तो लीनियर होगा, और स्ट्रेन वेरिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस वेरिएशन, तो स्ट्रेन जब इतना होगा, स्ट्रेन जब इतना जाएगा तो उस समय कुछ इतना स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेन उससे कम रहेगा तो स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, और फिर स्ट्रेन उससे कम होगा तो फिर स्ट्रेस ऐसे आएगा। आया समझ में? क्लियर? सो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आ ही जाएगा कभी ना कभी। Characteristic strength of M20 concrete is 20 megapascal. What is the number of cubes having 28 days strength greater than 20 megapascal? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से नीचे कितने परसेंट क्यूब का टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए? 5%। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ऊपर कितने परसेंट क्यूब का स्ट्रेंथ रह सकता है? तो 95%। नीचे 5% है तो ऊपर कितना रह सकता है? 95%। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर 95 होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूरा पढ़ा कीजिए, जो लोग क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं ना, वो लोग इस सब क्वेश्चन में गलत। अगर इसमें 5% रहता ना तो बहुत लोग 5% टिक करके आ जाते। क्लियर? सो एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, इसीलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन को थोड़ा स्लो पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी में कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना ले, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना ले, और इसी में आप लोग मिस्टेक करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सब नहीं करना है। नाउ fatigue in RCC beams will not be a problem if the number of cycles is less than। कोई बताएगा इसका आंसर? कोई बताएगा इसका आंसर? यस राजेश, हमको भी बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है स्मार्ट बोर्ड पे। स्मार्ट बोर्ड पे मजा आता है पढ़ने में। कोई बताएगा? 20,000 25,000 कहां पढ़े? कहां पढ़े? 20,000 25,000 कहां पढ़े? कौन पढ़ाया? हाँ, कहां पढ़े हैं? बताइए।
गेड़े गुडनों में, गेड़े गुडनों में नहीं है ना 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 ना, कुछ गड़बड़ आपकी है। गेड़े गुडनों में नहीं है, गेड़े गुडनों आरसीसी का नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, नाउ सी, आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का स्टोरी। पहली बात कि फटीग जो होता है ना, वो बहुत हायर नंबर ऑफ साइकिल से रिलेटेड होता है। मिलियन में होना चाहिए साइकिल का नंबर, ठीक है, थाउजेंड्स में नहीं होता, मिलियंस में होता है। मिलियन मतलब 10 लाख, थाउजेंड्स में नहीं होता है, 10 लाख से प्लस होता है, ठीक है। तब उसको फटीग में काउंट करते हैं, इतना कम पे फटीग वटीग नहीं होता है। क्लियर, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमको तो आज तक ये क्वेश्चन का आंसर किसी बुक या किसी कोड में नहीं मिला है। अगर किसी को मिले तो हमको रेफरेंस दे दीजिए, ठीक है। अगर कहीं आपको किसी कोड में या किसी बुक में मिलता है तो फोटो क्लिक करके हमको मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर हम दे देते हैं। जिसको भी मिले ना वो हमको भेज दीजिएगा, हमको तो अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। सो आई कंसीडर दिस क्वेश्चन एज ए रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि फटीग मिलियंस में होता है, मिलियंस में होता है, और ये थाउजेंड्स में, तो थाउजेंड्स में होना नहीं चाहिए आंसर। और चूंकि हमको अभी तक मिला नहीं है, सो दैट्स आई एम कंसीडरिंग दिस एज ए रॉन्ग क्वेश्चन, ये राइट क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी को मिलता है तो वो हमको बता दीजिएगा। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, क्लियर हुआ? यूपीएससी वालों ने क्या आंसर दिया है हमको ध्यान नहीं है। यूपीएससी दिया था आंसर, बट यूपीएससी भी तो गलत आंसर दे सकता है। यूपीएससी आंसर दे दिया है तो इट डजंट मीन दैट ना कि वो अपने आंसर को फिर से रीचेक करवाया है, नहीं करवाया है, ठीक है। यूपीएससी में चीजें गलत होने का चांस कम है, बट यूपीएससी इज नॉट ऑथेंटिक सोर्स फॉर द नॉलेज, याद रखिएगा। यूपीएससी इज नॉट ऑथेंटिक सोर्स फॉर द नॉलेज। यूपीएससी एग्जाम लेता है, यूपीएससी नॉलेज को ऑथेंटिकेट नहीं करता। आया समझ में बात? ठीक है, क्लियर। सो इसीलिए हम ये क्वेश्चन यहां पे लाए थे कि आप लोगों को बता दे, बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये स्टोरी है। हर क्लास में ऐसे हम पढ़ाते हैं, जब भी आरसीसी पढ़ाते हैं सबको बताते हैं कि इसका नहीं मिला है, ठीक है। Now, the flexure strength of M30 concrete as per IS 456, flexure strength and modulus of rupture, याद रहेगा ना कि दोनों एक चीज है। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर कैसे पता नहीं चलेगा? सो F इक्वल टू 0.7 रूट एफ सी के कितना 30, कितना आया 3.83 शायद आता है, ठीक है 3.83। गुड 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 गुड। नाउ मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एक्सपोजर लेवल एंड लेवल ऑफ सीवीआरटी। एक्सपोजर लेवल और लेवल ऑफ सीवीआरटी ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसा एक्सपोजर है तो वो किस में जाता है। मॉडरेट, सो मॉडरेट में कौन सा आएगा? सरफेस मेंबर इन टाइडल जोन। टाइडल जोन किस में जाता है? टाइडल जोन किस में जाता है? सब लोग बताइए, टाइडल जोन किस में जाता है? टाइडल जोन, सो टाइडल जोन आपका जाएगा एक्सट्रीम में, तो ए का नहीं, डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 1, डी का 1। तो अब आपको सी और डी में फाइनल करना है। देन उसके बाद कंक्रीट सरफेस एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे, ये किस में आता है? वेरी सीवियर में, ठीक है, ये वेरी सीवियर में। थर्ड, कंक्रीट कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा सीवियर में, ठीक है। और कंक्रीट मेंबर शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरिया, शेल्टर्ड है, ठीक है, तो ये मॉडरेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सो सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में सबको? क्लियर? मजा आ रहा है ना क्वेश्चन बनाने में?
मजा आ रहा है? A certain RCC structure has to be constructed along a sea coast. बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, हर एग्जाम में आता है। स्टेट दीजिए, एसएससी दीजिए, जेई का एग्जाम दीजिए, ईएस दीजिए, गेट दीजिए, सब में पूछता है ये क्वेश्चन। सी कोस्ट, सी कोस्ट में मिनिमम ग्रेड आरसीसी के लिए M30, नॉट लेस देन M30, M30 या उससे ज्यादा आरसीसी के लिए। और पीसीसी अगर पूछ देगा, पीसीसी पूछेगा तो कितना हो जाएगा? M20 पीसीसी के लिए, M20 आरसीसी के लिए M30। और नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आरसीसी के लिए कितना? आरसीसी के लिए नॉर्मल कंडीशन में M20। और पीसीसी का नॉर्मल कंडीशन में कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जल्दी से एग्जाम पास कर लीजिए। ये वैल्यू जो ना 25 होने वाला है, ये वैल्यू 25 हो जाएगा। नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर जो बनता है ना, अभी मिनिमम ग्रेड 20 है, कुछ दिन में कोड चेंज होने वाला है IS 456, उसका वैल्यू M25 हो जाएगा। पूरा कोड चेंज होने वाला है, IS 456 पूरा कंप्लीट चेंज हो जाएगा, बहुत सारा नया कोडल प्रोविजन आ जाएगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए बेटर है कि उससे पहले एग्जाम पास कर जाइए। Which one of the following predicts the effective modulus of elasticity of concrete? इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा है। सो लॉन्ग टर्म में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? शॉर्ट टर्म का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। थीटा क्या है? एंगल है क्या? थीटा क्या है? एंगल है थीटा? नहीं, थीटा एंगल नहीं है, थीटा है क्रीप कोफिशिएंट। दिस इज क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप कोफिशिएंट है। और EC का वैल्यू कितना होता है? दैट इज 5000 रूट FCK। इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। पुराने कोड में 5700 था, अभी याद करने का वो सब जरूरत नहीं है, भूल जाइए, भूल जाइए कि हम कुछ बोले थे अभी, ठीक है, वो सब सोचना भी नहीं है। क्लियर? सो A इज द करेक्ट आंसर। Now the modulus of elasticity E equal to 5000 root FCK, where FCK is the characteristic compressive strength of concrete specified in इतना। ये क्या है? सो ये सेकेंड मॉडुलस है, सेकेंड मॉडुलस है, सेकेंड मॉडुलस है। इतनी बार बोले हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोग इसको टेंजेंट मॉडुलस बोल देते हैं, इनिशियल टेंजेंट बोल देता है, नहीं है। हम जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे बहुत कंफ्यूजन था लोगों के बीच में कि इनिशियल टेंजेंट है कि सेकंड है। हम भी याद में पढ़ाना शुरू किए थे, परेशान हो गए कि कहीं कोई कुछ बोलता है, कहीं कोई कुछ बोलता है। देन आई डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड टू पिल्लई मेनन, पिल्लई मेनन को डायरेक्टली कांटेक्ट किए थे। पिल्लई मेनन ने बोला नहीं वो सेकंड मॉडुलस है, तब से हम एकदम कॉन्फिडेंट हो गए। मेरे मेल में भी पड़ा हुआ है उनका रिप्लाई कि वो सेकंड मॉडुलस है। क्लियर? सो दैट इज सेकंड मॉडुलस। अब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आया? पिल्लई मेनन अगर कोई बात बोल देते हैं देन दैट इज फुल एंड फाइनल। आरसीसी के भगवान है वो लोग, समझ में आया? ठीक है, कोड से ज्यादा ऑथेंटिक पिल्लई मेनन है। आप लोगों को एक नया इंफॉर्मेशन दे देते हैं, पिल्लई मेनन का 4th एडिशन मार्केट में आ गया है, 4th एडिशन। तो अब कोई भी आरसीसी का पिल्लई मेनन खरीदिएगा तो 4th एडिशन खरीदिएगा, 3rd एडिशन मत खरीदिएगा। मेरे पास भी अभी तक 3rd एडिशन है, अभी हमको कल ही पता चला कि 4th एडिशन आ गया है। अभी अमेजोन पे नहीं मिल रहा है मेरे एरिया में, पता नहीं आप लोग के एरिया में मिल रहा है तो परचेज कर सकते हैं। मेरे एरिया में अभी करेंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको फील कर लीजिए। सिंपल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है? जितने स्ट्रेस पे कोई चीज बेकार हो जाता है, सिंपल, जितने स्ट्रेस पे कोई चीज बेकार हो जाता है, ठीक है, और जितना आप स्ट्रेस अप्लाई किए हुए हैं, तो जितने पे कोई चीज बेकार हो जाए डिवाइडेड बाय आप जितना अप्लाई किए हुए हैं, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उतने फैक्टर से आप सेफ है। अगर कोई चीज 100 किलो न्यूटन पे टूट जाता है और आप उस पर 70 किलो न्यूटन अप्लाई किए तो आप कितने से सेफ है? 100/70, उतना से आप सेफ है। क्लियर? तो देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस कोई मीनिंग नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेस पे टूटता तो नहीं है ना, टेंसाइल स्ट्रेस इज द टाइप ऑफ स्ट्रेस, इस पे कोई चीज टूटता नहीं है। कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस कोई मीनिंग नहीं है।
बेंडिंग स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस कोई मीनिंग नहीं है। यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड पे मटेरियल बेकार हो जाता है, यील्ड कर जाता है, यील्ड कर गया मतलब बेकार हो गया। सो यील्ड स्ट्रेस पे बेकार हो जाता है, तो यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, सो दिस इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये अच्छा क्वेश्चन हमको लगा इसलिए हम रख लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, ठीक है। ओह माय गॉड, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप लोग तो क्लास को, मजा आ रहा है इस पे पढ़ाने में, नहीं? हाँ, थोड़ा सा और मजा आए, हम सोच रहे हैं कि एक और स्क्रीन हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसमें आप लोगों के चैट वाले को जो है ना, चैट वाले पोर्शन को बड़ा कर देंगे तो हमको चैट दूर से दिखे। अभी जो मोबाइल में देखना पड़ता है ना, वो ऐसे नहीं कर देखना पड़ेगा, सीधा सामने में स्क्रीन कर लेंगे, बड़ा सा केबल से ऐड कर लेंगे तो दूर से ही दिखेगा हमको, ठीक है। अभी मोबाइल में हम देखते हैं, ये वाली डेफिनेशन डक्टाइल मटेरियल की होगी ना, ठीक है। हम क्या आपको बताएं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सीधा सीधा मीनिंग होता है जिस स्ट्रेस पे कोई चीज बेकार हो जाए। अब वो ईल्ड करके बेकार हो गया या रप्चर होके बेकार हो गया, किसी भी तरीके से वो बेकार हो गया, तो वो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, दैट इज फाइनल। Partial safety factor for concrete and steel are 1.5 and 1.15। सबको याद है कि कंक्रीट में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है 1.5 और स्टील में कितना होता है 1.15। सबको पता है ना, सबको पता है, क्लियर। क्यों आरसीसी कंक्रीट का ज्यादा क्यों होता है और स्टील का कम क्यों होता है? बहुत सिंपल, स्टील फैक्ट्री में बनता है तो फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है। कंक्रीट कहां बनता है? साइट पे बनता है। साइट पे पानी नहीं मिलेगा ना तो वो लोग तालाब का पानी उठा के डाल देता है, समझ में आया? तालाब का पानी डाल देगा, उसमें ग्रास वगैरह आ जाएगा तो उससे कंक्रीट का स्ट्रेंथ खराब हो जाता है। वाइब्रेटर नहीं मिला तो रॉड से कॉम्पैक्ट कर देगा, समझ में आया? वाइब्रेटर नहीं मिलता है तो रॉड से कॉम्पैक्ट कर देता है। सैंड नहीं मिला तो मिट्टी मिला देता है, समझ में आया? कुछ भी करता है लोग, ठीक है। जाके देखिएगा ना तब मजा आएगा, साइट पे जब काम कराइए है ना तभी इसमें मजा आएगा आपको, ठीक है। क्लियर? सो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसीलिए कंक्रीट का ज्यादा होता है और स्टील का कम होता है। बहुत लोगों के माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन होता है, सर ये पार्शियल वर्ड क्यों, पार्शियल वर्ड क्यों? क्लियर? सो पार्शियल वर्ड क्यों होता है वो हम आप लोगों को, अच्छा पहले वाला क्वेश्चन रह गया, बता देते एकदम ध्यान दिए हुए हैं कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। ओ माय गॉड, हाँ, एक एक चीज, ठीक है। एक स्किप हो गया वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना, एक स्किप हो गया वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। नाउ पार्शियल वर्ड क्यों यूज होता है? देखिए, सबसे पहले WSM आया था, सबसे पहले WSM आया था। WSM में एक ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता था, लोड जितना होता था उतने के लिए ही डिजाइन करते थे और मटेरियल का स्ट्रेंथ जितना होता था उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के कम कर देते थे। तो सारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल के स्ट्रेंथ में लगाते थे, लोड में कुछ नहीं लगाते थे। जब LSM आया तो LSM में क्या किए, लोड को भी बढ़ा दिए और मटेरियल स्ट्रेंथ को भी कम किए, दोनों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो यहां पे कोई बोलेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया जो WSM को ज्यादा प्यार करते थे। बहुत लोग होता है ना पुराने मेथड को ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत लोग नए मेथड को ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे बहुत लोगों को ऑफलाइन कोचिंग ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत लोगों को ऑनलाइन ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोग ऑनलाइन वाले सब है ना, हम लोग ऑनलाइन पसंद करने वाले लोग हैं, ठीक है। सो जो लोग WSM को बहुत ज्यादा प्यार करते थे उन लोगों ने ऑब्जेक्शन दिखाया कि मटेरियल के साथ भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लोड के साथ भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये क्या मीनिंग हुआ? तो जो नया मेथड लेके आता है वो लोग भी तेज आदमी होता है, तो वो लोग कहा कि ऐसा करो कि इसमें एक पार्शियल वर्ड घुसा दो। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के साथ, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल के साथ, हो गया, सब लोग शांत हो गए। अब यही चलता है, ठीक है। तो आज के डेट में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। गुड 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 गुड। चलिए पहले ये वाले का आंसर बता देते हैं। कंक्रीट इज हेट्रोजीनियस कंट्रोल ऑफ क्वालिटी, बी ना। चलिए पिछला क्वेश्चन बता दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल्स अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी? सर्विसिएबिलिटी में कौन सा चीज आता है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी में कौन सा चीज आता है? तो सिंपल है,
जिससे स्ट्रक्चर टूट जाता है, जिस चीज से स्ट्रक्चर टूट जाता है वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आता है। जिस चीज के कारण स्ट्रक्चर अनसर्विसेबल हो जाता है, मतलब आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। समझ में आया? सो दैट कम्स अंडर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। स्टेबिलिटी अंडर लोड किस में आएगा? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आएगा ना। स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर ही स्टेबल नहीं रहा तो गिर जाएगा स्ट्रक्चर, तो कोलैप्स हो गया ना, तो ये नहीं होगा। लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रक्चर, सिग्मा एफएक्स 0 नहीं है तो बिल्डिंग आप यहां बनाए हैं, 2 दिन के बाद बिल्डिंग चला जाएगा दूसरे घर, ठीक है। आज आपका बिल्डिंग यहां बना है, 2 दिन के बाद आपका बिल्डिंग फ्लो करके आपके क्रश के यहां चला जाएगा। समझ में आया? अगर सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0 नहीं रहेगा तो आपका बिल्डिंग मूव करते करते चला जाएगा वहां। क्लियर? फ्लोर वाइब्रेशन, फ्लोर ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तो ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो टूट नहीं रहा है फ्लोर, लेकिन आपको अनकंफर्ट तो होगा ना। समझ में आया? फ्लोर का वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है तो आपको अनकंफर्ट तो होगा, तो फ्लोर वाइब्रेशन। फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म स्टील स्ट्रक्चर में प्लास्टिक एनालिसिस पढ़े हैं ना, स्टील स्ट्रक्चर में प्लास्टिक एनालिसिस आप लोग पढ़े हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म क्या होता है कि स्ट्रक्चर जस्ट कोलैप्स हो जाता है, तो मैकेनिज्म भी बन गया तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, तो वो तो सर्विसेबिलिटी में नहीं आएगा। The factor load at limit state of collapse for dead load live load, dead load wind load and dead load live load wind load combination according to this, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए पूछ रहा है, ये टेबल पूरा याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो कभी भी एग्जाम में आप फंस जाइएगा, इस पे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये टेबल पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबको ये टेबल याद करना है। क्लियर? तो डेड लोड लाइव लोड दोनों में क्या होता है? 1.5 1.5। डेड लोड विंड लोड दोनों में 1.5 1.5, और तीनों जब हो जाता है तो 1.2 1.2 1.2। कौन सा हो गया? कौन सा मैच किया? ये वाला बी किया ना। 0.9 और 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। बी, ठीक है। इसमें 1.5 1.5 होता है और 0.9 भी होता है। डेड लोड के साथ 0.9 भी एक केस में आता है, ठीक है। रुक जाइए नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया ना। 0.59 जो आता है इसमें आता है ना डेड लोड विंड लोड। विंड लोड अर्थक्वेक लोड हॉरिजॉन्टल होता है तो वो स्ट्रक्चर को टॉपल करने का कोशिश करता है, और डेड लोड उसको स्टेबिलिटी देता है, तो उस केस में ये यूज करते हैं। ये गलत है ना, ये गलत है आपका। ये होगा डी। डेड लोड और विंड लोड जब होता है तो 0.9 और 1.5 होता है। समझ में आया? गुड 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 गुड। डी 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 डी। If FCU and FY are cube compressive strength and concrete yield strength, ये है the ultimate flexure strain in concrete, ठीक है। अल्टीमेट फ्लेक्सर स्ट्रेन इन कंक्रीट क्या होगा? कौन सा होगा? देखिए 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 कितना लोग डी 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 बोल दिया। यही लोग एग्जाम में गलती करके आएगा और फिर कहेगा सर सिली मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक हो गया। डी नहीं है। जब भी ये देखिए हमेशा इसी को टिक नहीं कीजिए। कंक्रीट का पूछा है, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। फ्लेक्सर स्ट्रेन इन कंक्रीट पूछा है, फंसाने के लिए देता है सब क्वेश्चन। सारा ऑप्शन दे देता ना अगर ऐसा, और एक केवल 0.0035 देता ना, ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट एग्जाम में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सी होगा, ठीक है। मिनिमम स्ट्रेन एट द फेलियर इन टेंसाइल एनफोर्समेंट, जिस समय फेल होता है टेंसाइल एनफोर्समेंट में स्ट्रेन कितना होना चाहिए? एप्सिलॉन स्टील 0.002 प्लस 0.87 FY बाई ES। क्वेश्चन में FY का वैल्यू ही चेंज कर दिया, 415 या 500 नहीं है, 400 है, तो 400 को यहां पुट करके निकालना पड़ता है। आया समझ में?
क्लियर। सो उससे काम नहीं चलेगा, तो इसको निकालिएगा ना तो सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर सी आएगा। हाई कार्बन कंटेंट इन स्टील कॉजेज, बहुत फेमस क्वेश्चन है। स्टील में बहुत कुछ होता है, कार्बन होता है, सल्फर होता है, सिलिकॉन होता है, ये वो क्रोमियम, ये वो बहुत चीज मिलाया जाता है स्टील का क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, कार्बन कंटेंट। तो स्टील में आयरन के बाद सबसे हाईयर परसेंटेज में कार्बन जनरली रहता है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब तो बहुत कम कम परसेंटेज में होता है। क्लियर। कार्बन का क्या रोल है, जैसे जैसे कार्बन आप डालिएगा ना स्टील मजबूत हो जाता है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है स्टील, लेकिन उसका डक्टिलिटी कम हो जाता है। और सबसे ज्यादा हाई कार्बन किस में होता है, कास्ट आयरन में। कास्ट आयरन में सबसे ज्यादा होता है, तो कास्ट आयरन का डक्टिलिटी बहुत कम होता है। कैसे पहचानिएगा कि कास्ट आयरन है कि नॉर्मल आयरन है। कास्ट आयरन का कोई भी चीज अगर बना हुआ होगा ना, आप उसको कभी भी लाइफ में बेंड होते नहीं देखिएगा, वो सीधा टूट जाता है। वो यही सिंपल वे है कास्ट आयरन पहचानने का। आप उसको बेंड कीजिएगा ना तुरंत टूट जाता है, ठीक है। जैसे ग्लास टूटता है ना वैसे कास्ट आयरन टूटता है, बस ग्लास तुरंत टूट जाता है, वो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाने पे टूटेगा, लेकिन वो बेंड नहीं होगा। क्लियर। ईएस का वैल्यू सर, ईएस का वैल्यू याद करना पड़ता है। ईएस का वैल्यू जो है ना याद रखना पड़ता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर या आरसीसी स्ट्रक्चर में 2 × 10⁵ होता है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यही वैल्यू 2.1 × 10⁵ होता है। ईएस का वैल्यू कम कंसीडर कर रहे हैं, इट मींस कि आप स्ट्रक्चर को सेफर साइड में ले जा रहे हैं। आया समझ में, क्लियर हुआ सबको। ईएस का वैल्यू कम कर रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर को सेफर साइड में ले जा रहे हैं। क्लियर हो गया। नाउ तो जैसे जैसे हम लोग कार्बन, कोई एग्जांपल देगा कास्ट आयरन का, कोई एग्जांपल दीजिए, कास्ट आयरन का कोई एग्जांपल दीजिए। कास्ट आयरन का कोई एग्जांपल दीजिए। हैंड पंप, गुड। हैंड पंप का जो हैंडल होता है ना, आप कभी भी उसको बेंड होते नहीं देखिएगा, या तो टूट जाएगा या एज इट इज रहता है हैंड पंप। क्लियर। तो हैंड पंप जो बनता है ना वो कास्ट आयरन का बनता है। नाउ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द स्ट्रेसेस। क्या है स्ट्रेसेस, होता क्या है, स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन होता है, याद आ रहा है सबको। स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेन होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। लिमिट स्टेट मेथड इज वन दैट इंश्योर्स एडिक्वेट सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर अगेंस्ट कोलैप्स। कोलैप्स के लिए सेफ्टी भी उसमें होता है या नहीं, हम लोग मेंटेन करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, उसको डिजाइन करते हैं। क्लियर। सो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स तो सेकंड सही है। In the limit state design method, actual stresses developed at collapse differ considerably from the theoretical values. एकदम करेक्ट है। देखिए कैसे करेक्ट है। हम लोग क्या मानते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का कंक्रीट क्रैक्ड होता है, वो स्ट्रेस नहीं लेता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या, नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेता है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेता है, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेस नहीं लेगा। इज इट क्लियर। सो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेता है। इज इट क्लियर। देन हम लोग स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्टील में स्ट्रेन हार्डनिंग वगैरह होता है, सब आइडियलाइज कर देते हैं। हम लोग मानते हैं कि उतना स्ट्रेस तक नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो वो एक्चुअल में उसमें स्ट्रेस और ज्यादा आ सकता है। तो इसीलिए जो हम लोगों का थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये वो, उन सब से ज्यादा सेफ होता है एक्चुअल में स्ट्रक्चर। एक्चुअल में हम लोग जितना कॉपी पे स्ट्रक्चर को सेफ मानते हैं ना, एक्चुअल में स्ट्रक्चर उससे ज्यादा सेफ होता है। आया समझ में, क्लियर, ठीक है। सो ओवर क्लास इज ओवर, ठीक है। नाउ देयर इज अनाउंसमेंट ऑफर अलर्ट 12+3 मंथ, अभी कोई लेगा सब्सक्रिप्शन तो उसको गेट 2023 तक फायदा हो जाएगा। क्लियर। कोई बैच स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट होने वाला है। क्लियर।
हम बहुत जल्द ही अपना चारों सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी और स्टील का अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि कब से हम क्या कैसे स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, स्पेशल क्लास फीचर्स। ओके, सो एंड ऑफ स्लाइड सो मिलते हैं कल, आगे और फर्दर क्वेश्चन करेंगे। हर चैप्टर का अच्छा अच्छा केवल क्वेश्चन कर लेंगे, उससे सारा आप लोगों का रिकैप हो जाएगा। जब भी कभी लगे कि आरसीसी रिवाइज करना, ये वाला सीरीज पूरा देख लीजिए, आरसीसी आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। सो हम अब क्लोज करते हैं।